हिंदुस्तान भर के तमाम करोड़ों दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप ही के दोस्त तारक मेहता का, और मैं जानता हूं कि आप इस वक्त मेरे साथ मिलके कहना चाहते हैं, तो मिलके कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। दोस्तों देखिए ना, मेरी बेताबी भी, मेरी बेसब्री भी कि मैं मेहमान बन के आपके घरों में आ ही जाता हूं। मेहमान क्या खूबसूरत लफ्ज है। हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता का स्वरूप होता है, लेकिन कुछ लोग लिटरल मीनिंग के अंदर ही उसका प्रयोग करते हैं। अतिथि यानी जिसके आने की तो कोई तारीख हो लेकिन जाने की कोई तारीख नहीं हो। अतिथि घर में आता है तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे रूलिंग पार्टी में कोई विपक्ष का सदस्य आ गया हो। विपक्ष के सदस्य से मुझे याद आया, मेरी भी एक सदस्य है जो अक्सर मेरे विपक्ष में रहती है। आइए मैं बुलाता हूं उन्हें, जो मेरे वामांग नहीं लेकिन दक्षिणांग रहती हैं। मैं अंजलि तारक मेहता आपके अपने शो में आपका स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आज हम बात कर रहे हैं मेहमानों की, अतिथियों की। तुमने कभी जीवन में किसी को अतिथि बनाया है? मैं काफी लोगों की वहाँ अतिथि बन के जाती हूँ। अच्छा, जाती हूँ। वो वापस भेज भी देते हैं? सह आनंद। जी जी, सानंद। लेकिन हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का मतलब ये है कि अतिथि जो भी आएगा वो कुछ दे के जाएगा। अतिथि आएंगे और कुछ देंगे। जो हमारे आज के अतिथि हैं वो देंगे हंसी, हमारे आज के अतिथि देंगे कविताएं, और हम उन्हें देंगे तालियां। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ। क्या बात है। जंगल में घूमने जाओ मोड़ ढंगे नहीं, हाँ। सत्ता के गलियानों में ढोल ढंगे नहीं है, पहलवानों के बाजुओं में जोड़ ढंगे नहीं है। अरे पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंगे नहीं है। दूसरे नंबर के दोस्त को फोन लगाया, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। वो बोला आजा, मैं तो पहले ही जा रहा हूँ। मेहमान का मेहमान, बड़ा मजा आएगा इस खेल में। मैं सरकारी मेहमान बनकर जा रहा हूँ 7 साल के लिए जेल में। कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे डाला, बृहस्पति को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो भी हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटादार हो गया। अरे संसद मुल्क की सबसे ऊंची शान, उसमें लुटेरे बैठ गए शैतान। क्या बात है। हो बेईमान तुम, नादानी हम, हैवान तुम, इंसान हम। तुअर की दाल नरम नहीं, शक्कर के भाव भी कम नहीं। भ्रष्टों को अब कोई चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले। क्या बात है। हमारे 3 साथी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ अजमेर राजस्थान के रास बिहारी गौड़ हैं, जो न जाने किस निगाह से मुझे देख रहे हैं। क्या है, मैं सही जगह नहीं घूर पा रहा हूँ इसलिए। अच्छा, ऐसा ही शो में भी है, मुझे सुनिए इन्हें देखिए। और रास बिहारी के पास में जो बैठे हैं उनका मैं क्या परिचय दूं। एक ऐसे कवि जो हमारे हास्य व्यंग के कवियों में बड़ा ही प्रतिष्ठित नाम है, श्री गोविंद व्यास। और हमारे तीसरे मेहमान कवि अद्भुत हैं और स्वयं पे हंसना जानते हैं। ये एक बार अपनी बहन के घर गए। अच्छा। हाँ, तो बहन के बच्चा उस वक्त इनसे जिद करने लगा कि मुझे चिड़ियाघर ले जाइए, बंदर दिखाइए, बंदर दिखाइए। तो इनकी बहन ने तुरंत कहा, बेटा क्या करते हो जब तुम्हारा मामा खुद घर पे आया है, और वो भी जीन्स पहन के, और तुम बंदर देखने चिड़ियाघर जाना चाहते हो। मतलब ये खुद पे हंसने की कला जो है, ये सिर्फ संदीप शर्मा में। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं संदीप शर्मा। अपराध बोध की व्यथा मिसरे बना गई, और अनुभूति आत्मग्लानि की गजलें लिखा गई। क्या बात है भाई। और फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। और जिन्होंने ये पंक्तियां रची वो हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहता हूं गोविंद व्यास आए और हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं।
जब मैं 14-15 साल का हूँगा, यूनिवर्सिटी में घुसा था, तो देखते ही मुझे वहाँ का माहौल ऐसा लगा कि कविता अपने आप फूटने लगी। और कैसी कविताएं फूटी जी। कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे डाला, बृहस्पति को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो भी हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटादार हो गया। ये 45-50 वर्ष पुराना गोविंद व्यास था, लेकिन फिर ऐसा लगा प्रेम मोहब्बत और ये सब मजाक के साथ साथ कुछ आगे बढ़ना चाहिए जी। तो आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि इस देश के बारे में, परिस्थिति के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो मैंने एक ऐसे व्यक्ति की दुर्दशा का सुखद चित्रण किया है, दुर्दशा का सुखद चित्रण किया है कि जो चुनाव लड़ता है और लड़ने के बाद हारता है और हारने के बाद उसकी क्या सदगति होती है, उसको आप मजा लीजिएगा। जी जी। कि मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। हाँ। मुझको ऐसी उम्मीद न थी, यूं मेरी खाट खड़ी होगी। इज्जत की अर्थी निकलेगी और सूरत मरी मरी होगी। मैं खुद को जीता हुआ मान मालाएं पहले ले आया, माला पहनाने वालों को भी पैसा देकर बुलवाया। वो सब के सब अब कहते हैं हम अपनी ड्यूटी पालेंगे, तुम हार गए तो क्या है जी, हम हार गले में डालेंगे। उनके मुंह से ये सुनते ही मुझको तो लकवा मार गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। एक एक वोट के लिए सुनो जेबों की खालिश की मैंने, और कल्लू मालिश वाले की घर जाकर मालिश की मैंने। पर है किस्मत की बात, कोई हथकंडा काम नहीं आया। नोटों के बदले वोटों का लेना बिल्कुल बेकार गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। इलेक्शन में कितना श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है कि बरसों तक मक्खनबाजी की, तब जाकर मुझको टिकट मिली। ये टिकट नहीं थी टिकट, अरे ये आफत मुझको विकट मिली। हाथों में झंडे रखता था, झंडों में डंडे रखता था, डंडों को ठंडा करने को 200 गुंडे रखता था। अपनी मीटिंग में अपने में लड़के ले जाया करता था, अपने भाषण पर उनसे मैं ताली बजवाया करता था। पर खबर जमानत की सुनकर मैं अपनी आंखें फाड़ गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हाय इलेक्शन हार गया। और देखिएगा हारने के बाद क्या होता है जी। कि हमदर्दी रखने वाले अब आकर दर्द बढ़ाते हैं। हम दर्दी रखने वाले अब आकर दर्द बढ़ाते हैं। यह मेरी हार नहीं है जी, वे अपनी हार बताते हैं। घावों पर नमक छिड़कते हैं और मन ही मन मुस्काते हैं। मैं जान गया क्यों नेताओं के हार्ट फेल हो जाते हैं। अरे कर्जे वाले अब आएंगे, गुंडे भी मुझे निहारेंगे। यदि उनके पैसे नहीं दिए तो पटक पटक कर मारेंगे। उनकी पटकी से पहले ही मैं वेश बदल हरिद्वार गया। हार गया, हाय इलेक्शन हार गया। एक बहुत छोटी सी कविता, ये कविता हास्य की नहीं बल्कि परिहास की कविता। जी जी सुना। परिहास। इसमें हंसी नहीं आती, मुस्कुराहट पैदा होती। जी। ये मेरे जीवन की सबसे आखिरी हास्य कविता थी, क्योंकि इसके बाद मेरी शादी हो गई। इस कविता का शीर्षक है कुंवारेपन की आखिरी शाम। जी। कुंवारेपन की आखिरी शाम, तुझे मेरा सादर प्रणाम। कैसे दिलाऊं तुझे विश्वास, कल होने वाले ओलंपिक में तू पराजित होगा बेटा गोविंद व्यास। ओ मेरे पड़ोस की भाभियों, तुम्हारे मुझको बनाने के दिन गए। अरे पान वालों, तुम्हारे चूना लगाने के दिन गए। कल से मेरे हुजूर आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरी तुम्हारी कुट्टी हो जाएगी। तुम दरवाजे के बाहर से लौटा दिए जाओगे और मेरी घर में छुट्टी हो जाएगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए आज की रात 3 नए दोस्तों का आविष्कार करना है। पहला साड़ी विक्रेता, दूसरा कॉस्मेटिक निर्माता, तीसरा उधार प्रदाता, फिर कल से पान की बेगम की सेवा में होगा हुक्म का गुलाम। कुंवारेपन की आखिरी शाम। क्या बात है, बहुत अच्छा। और जिन बात का जिक्र भाई ने किया था, मैं
वहाँ से आता हुआ यहाँ पर आता हूँ और एक छोटी सी शब्द की कविता है, जी। उससे सुनाकर आपसे विदा लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा। एक को फ्लू, सुने, दूसरे को निमोनिया, तीसरे को अल्सर, हमको कुछ भी नहीं। क्या बात है। एक के पास नारे, दूसरे के पास हत्यारे, तीसरे के पास डूबने के लिए किनारे, हमारे पास कुछ भी नहीं। वाह वाह हमारे वाह, वाह। पास कुछ भी नहीं। एक के पास चमचे, दूसरे के पास थाली, तीसरे के पास गाली, हमारे पास कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। एक के पास भाषण, दूसरे के पास राशन, तीसरे के पास शीर्षासन, हमारे पास कुछ भी नहीं। क्योंकि हम जनता हैं। हाँ, जनता के पास जो होना चाहिए वो सब हमारे पास है। हमारे पास जवान भूख है, हमारे पास बूढ़ा इतिहास है, वाह, वाह। हमारे पास काला भविष्य है, हमारे पास कीचड़ में सनी हुई सभ्यता है, हमारे पास आस्तीन से लिपटा हुआ पड़ोसी देश है, हमारे पास जिंदगी भर का कलेश है, आहा। क्योंकि हम जनता हैं। भाई वाह 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 भाई, क्या बात है, वाह। भाई सारी दुनिया के पास बहुत कुछ हो सकता है, उनके पास तरक्की है, उनके पास तकनीकें हैं, उनके पास शायद दुनिया में बहुत सम्मान है, लेकिन हमें खुशी है, हमारे पास सब कुछ है क्योंकि हमारे पास आप जैसा मेहमान है। भाई क्या Actually। बात है। 50 साल बाद भी ये जो तेवर है वो वैसे ही है। तब एक शेर, सिर्फ एक शेर याद आता है कि मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं सिर्फ आपके लिए कहना चाहता हूँ कि मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। कई बार जो कस्बाई कवि सम्मेलन होते हैं उसमें बड़ा कमाल का काम होता है। जो शुरुआत में जो अनाउंसर आता है, वो बड़ी कमाल की बातें करता है। वहाँ कह रहा है देखो भैया अपने सब कवि आ गए, नहीं इन सब का पेमेंट भी हो गया है, तो अब ज्यादा मचमच होने वाली नहीं है, तो अब अपन महफिल रोशनदान करते हैं। हाँ, इसमें अपने पहले जो सबसे पहला कवि आया वो जोरदार है। कौन सा? ये जो कोने में बैठा है ना, ये मस्त जीन्स वीन्स पहन के, ये बहुत मस्त कवि है। पिछली बार इसने 1500 रुपए लिए थे, बहुत मजा दिया था। तो इस बार इसने बोला मेरे को 1700 देना, तो अपन भी तैयार हो गए 200 रुपए एक्स्ट्रा के लिए। भाई 200 रुपए एक्स्ट्रा में जब चीज अच्छी मिल रही है तो अपन का वो कंजूसी करे, तो बुलाते हैं संदीप शर्मा, जरा जोरदार तालियां बजाइए। मेरे रेट को राष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया 2 शून्य कम करके। बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि अगर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो भगवान की कसम वो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। और जो लोग मेरी कविताओं में तालियां जोर से नहीं बजाते उनके कर दिया करता हूँ। भाई बजाओ 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 बजाओ, जोर से बजाओ जरा। जितने डरपोक थे उनने सबने बजा दिया। 21वीं सदी की बहुत बड़ी विसंगति है भाई साहब, हम लोग सब जल्दी में रहते हैं। आपको जो मिलेगा जल्दी में मिलेगा। वो एक व्यक्ति आ रहा था इधर से, दाएं हाथ से साइकिल से, इधर जा रहा बाएं हाथ की तरफ। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे इधर कहाँ जा रहा है तू, बाएं हाथ की तरफ, तुझे तो इधर जाना है दाएं हाथ की तरफ। बोला भाई साहब बहुत जल्दी में, वो हैंडल ही मोड़ने का टाइम नहीं है। जल्दी में अपने उद्देश्य भूल गए, लक्ष्य भूल गए, सिर्फ भागना याद रह गया। असम में कवि सम्मेलन में जा रहे थे, वो जोरहाट के पास कहीं एसी में अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी में। मैं ऊपर कोई स्टेशन आया, वो एक आदमी जा रहा जल्दी में, मैंने उससे ऊपर से पूछा ना भाई साहब कौन सा स्टेशन आया यार, वो झांका खिड़की के बाहर, बोले पुरुष प्रसाधन। तो आइए मैं जल्दी में आपको एक मेरी प्रसिद्ध कविता सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है ढंग की नहीं है। अच्छा, डंकी नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या करें, सारा देश कह रहा है डंकी नहीं है। मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं है। हाँ, मंदिर में पूजा करने जाओ पंडे ढंग के नहीं है, मसान में मरने जाओ कंडे ढंग के नहीं है, लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं है, एक भी राजनीतिक पार्टी के हथकंडे ढंग के नहीं है, टेस्ट में जब तो वनडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है। बहुत अच्छे। जंगल में घूमने जाओ मोर ढंग के नहीं है। हाँ, सत्ता के गलियानों में ढोल ढंग के नहीं है, पहलवानों के बाजुओं में जोड़ ढंग के नहीं है, अरे पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं है। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं है, बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं है, लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। यथार्थ तो यथार्थ सपने ढंग के नहीं हैं, दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार अपने ढंग के नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुशियां तो खुशियां गम ढंग के नहीं है, पर किस किस के नाम से रोए यार हम ढंग के नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। इस सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं है, पर घर जाके मत कहना
संदीप शर्मा धार वाले की रचना ढंग की नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो संदीप शर्मा, सारी महफिल में खत्म हो गई, हर आदमी की तन्हाई है और इन्होंने जम के तालियां बजाई हैं और ये तालियां ये कह रही है कि तुमने ढंग की कविता सुनाई है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया संदीप। और आपकी इस कविता के बाद मैं बुलाना चाहता हूं उस रचनाकार को जो रास बिहारी है, रास बिहारी गौड़, जो अजमेर से हमारे बीच में आते हैं, ख्वाजा साहब की नगरी से और पुष्कर से, जो दो तहजीबों का संगम है वो लेके आते हैं और उनकी कविता में भी हमेशा हास्य और व्यंग का एक अद्भुत संगम बना रहता है। मैं चाहता हूँ रास बिहारी गौड़ आएं और जरा ढंग की तालियां बजाएं। मैं आपको मेहमान बनने की छोटी सी कथा सुनाता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है, आप सभी को लगता होगा, ब्राह्मण के बेटे हैं, हमें भी ब्राह्मण के बेटे हैं, मेहमान कोई बना ले। मैं अपनी कहानी, मुझे भी मेहमान बनने की जैसी और मैंने मेहमान बनने की ठानी। जी। सबसे पहले मैंने 1 नंबर दोस्त को फोन लगाया, मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आ रहा हूं हर हाल में। दोस्त ने कहा आजा, मैं तो खुद रह रहा हूं ससुराल में। बहुत अच्छे। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ सास है, इन्हें भी काम वाले बंदे की तलाश है। मुझे तेरा यही अंदाज भाता है, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाय 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 हाय। बहुत अच्छे। दूसरे नंबर के दोस्त को फोन लगाया, मैं तेरे घर आ रहा हूं। वो बोला आजा, मैं तो पहले ही जा रहा हूं। मेहमान का मेहमान, बड़ा मजा आएगा इस खेल में। मैं सरकारी मेहमान बनकर जा रहा हूं 7 साल के लिए जेल में। वो मित्र 2 नंबर का था, उसका चरित्र 2 नंबर का था। क्या बात है। क्या बना सीन, फिर मुझे याद आया दोस्त नंबर 3। मैंने उससे तरीके से कहा, यार मेरा तेरे घर आने का मन है, भाभी और बच्चों से मिलने की इच्छा है। वो बोला आजा, बच्चों की परीक्षा है। पत्नी हनीमून मनाने मायके गई हुई है। घर में कोई नहीं है, रात की नींद दिन का चैन हराम है। मेरा भी तीर्थ यात्रा पे जाने का प्रोग्राम है। मुझे तेरे जैसा यार चाहिए, घर खाली रहेगा, घर को एक चौकीदार चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। फिर आखिरी में मुझे याद आया कवि संदीप शर्मा। संदीप शर्मा को कहा, यार मैं तेरे घर मेहमान बनकर आना चाहता हूं। बोला दोस्त और कवि में फर्क कीजिए, ये नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ साल बाद संपर्क कीजिए। बहुत अच्छे। वैसे कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है, आदमी 2 दिन का मेहमान होता है। जी। तो एक शोक सभा पर भी एक मेरा मन है, जी, एक जी। कविता सुनाता हूँ। जी। जो रामलाल थे, उनका स्वर्गवास हुआ और तिये की बैठक चल रही है, उठावना जिसे कहते हैं। कई लोग बैठे हैं, बोला यार आज रामलाल जी होते तो कितने खुश होते। मैंने कहा पागल, वो होते तो अपन यहाँ क्यों होते। अच्छा, लोग वहां भी व्यास जी अपने व्यापार की बात करते हैं। एक सज्जन मेरे पास बैठे, जैसे अभी आप मेरे पास बैठे थे, बात धीरे से करने। बोला यार रामलाल जी मरे, इनको 10 लाख का फायदा हो गया। मैंने कहा मरने के बाद 10 लाख का फायदा कैसे हो गया। बोला कुछ नहीं, मैं बीमा एजेंट हूं, इन्होंने मुझसे बीमा कराया था, इनके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, परिवार को मिलेंगे। बोला बात ये नहीं है, कल आपके घर आ जाऊं। किसी की भी मृत्यु में हमारे मन में क्या ख्याल आता है। रामलाल जी तो प्यारे हो गए राम के, जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उनके 3 बेटे, तीनों बड़े काम के। हाँ। क्या बात। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बाबू, वाह। दूसरा राजनीतिक सांड बेकाबू, तीसरा पुलिस वाला, और वहां मिलेगा मंत्री जी का साला। उससे मुलाकात हो जाएगी, लगे हा तो बीबी के तबादले की बात हो जाएगी। बन जाएगा हमारा काम, आम के आम, गुठलियों के दाम। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा। परिवार का मनोविज्ञान। जी। जब तत्नी बोली इस शाम को तिये की बैठक में जाओगे, चारों तरफ नजर फेंकना, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर संवेदना की बात आती है, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना, मेरी बहन कुंवारी है, लड़कों की मारा मारी है, ऐसे मौकों पर अच्छे रिश्ते मिलते हैं, मौत के साए में अक्सर फरिश्ते मिलते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत क्या बढ़िया। बात है। हम पहुंच गए ठीक 4:45 बजे, 5 बजे का समय।
हम पहुंच गए ठीक 4:45 बजे। देखा रामलाल जी के तीनों लड़के सजे धजे ऐसे ही। रामलाल जी के तीनों बेटे सजे धजे, चमकीली चमकार ओढ़े। हमने उनको हाथ जोड़े, एक कोने में टिक गए। मन में तसल्ली हुई, चलो इनको तो दिख गए। तभी चला संवेदना का दौर, भाषणों का दौर, शोक संदेश पढ़े जाने लगे, कसीदे गढ़े जाने लगे। रामलाल जी के एक दोस्त श्यामलाल जी उनके लिए बोलने लगे, बोलकर पोल खोलने लगे। बोले मेरे दोस्त रामलाल को मौत से बड़ा लगाव था, अच्छा, मरने का बड़ा चाव था, बचपन में अंग्रेजी की टीचर पे मरता था। जवानी में जवानी की भूलों पर मरने लगा, क्या बात है, बुढ़ापे में उसूलों पर मरने लगा, वाह। और परसों फाइनली मर गया। लोग जिंदगी से डरते हैं, वो मरकर मौत को अमर कर गए। वाह वाह वाह, बहुत समाज के माध्यम से राजनीति पर व्यंग। एक नेताजी तो भावनाओं में बह गए, बहते बहते कह गए रामलाल जी का सम्मान घटने नहीं देंगे। मर गए तो क्या हुआ, वोटर लिस्ट में से उनका नाम कटने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया रास बिहारी गौड़, क्या बात है। आपने कविता कहाँ से प्रारंभ की और जिस मोड़ पे ला के छोड़ी, सचमुच संवेदनाओं का हाल यही हो गया। तब एक शायर खूब शेर कहते हैं कि एक दवात एक कलम हो तो गजल होती है, एक दवात एक कलम हो तो गजल होती है, जब ये सामान बहम हो तो गजल होती है। भूख, गरीबी, मुफलिसी, मरज, बुढ़ापा, औलाद, दिल को हर किस्म का गम हो तो गजल होती है। क्या बात है। वैसे एक बात बताना चाहूंगी, मारवाड़ी लोग, आप हमेशा मारवाड़ी मेहमानगिरी, मारवाड़ियों के विषय में कहते रहते हैं जी। आपके घर भी मेहमान आते होंगे तो आपको बहुत परेशानी होती होगी ना, ये खिलाओ वो खिलाओ, हाँ सा ना सा। जी नहीं, ये नहीं, मेहमान आते हैं तो परेशानी हमें क्यों, क्यों, परेशानी उसे। कैसे? जो आए, मेरे घर मेहमान आए तो मेरे पिताजी ने कहा इनके लिए कुछ लेके आ, मैं टैक्सी लेके आ गया। इससे बढ़िया मेहमान नवाजी क्या होगी बताइए। लेकिन आपने ये जो मेहमान नवाजी का नया लफ्ज हिंदी भाषा को दिया है, मेहमानगिरी, गांधीगिरी, जी जी जी, गुंडागिरी, गुंडागिरी, दादागिरी, मेहमानगिरी, मेहमानगिरी, भाई वाह वाह। अरे हिंदी साहित्य आपका सदैव ऋणी रहेगा। क्या शब्द दिया है आप, नहीं हिंदी साहित्य कर रहा है आपको प्रणाम। स्वागत है फिर से आपका उसी महफिल में जहां हंसने हंसाने के सिवाय कुछ भी नहीं, मुस्कुराहट बांटने के सिवाय कुछ भी नहीं। तब इतना खूबसूरत चीजों का साथ है तो फिर हम कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। वैसे एक बात बताइए जी, अपने मेहमानों के वहाँ मेहमान जाते होंगे तो क्या हाल होता होगा, कविताओं से ही पेट भरता होगा। अरे नहीं नहीं, बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं एक दूसरे की। जैसे रास बिहारी गए संदीप शर्मा के घर, अच्छा, जब खाना परोसने की बारी आई तो संदीप जी की पत्नी आके संदीप जी के थाली में फुलका डालने लगी। तीसरा फुलका डाला तो संदीप जी ने कहा क्या समझती क्या है तू, 3 फुलके खाऊंगा मैं, क्या कोई जानवर हूं, रास बिहारी जी को दीजिए। जब दाल की बारी आई तो कहने लगे इतनी दाल तू क्या समझती है, कोई सीधा साधा इंसान कभी इतनी दाल एक साथ खा सकता है, रास बिहारी को दीजिए। अब ऐसी बातें सुनने के बाद उन्हें तो संतुष्ट होना ही था, कविताओं की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही पेट भर गया। क्या स्टाइल है। हाँ, ये तो स्टाइल होता ही है, और कुछ कवियों में खास स्टाइल होता है अलग किस्म का। हमारे जो आज हमारे मेहमान साथ में है, जो उम्र में कम है लेकिन उनके पास अपना एक स्टाइल है, और स्टाइल ऐसा है कि यूं तो वो मोहब्बत की शायरी करते हैं लेकिन कभी कभी लोकगीत जनगीत भी लिख लेते हैं। चाहते हैं हम कि उन्हीं से सुने। हमारे बीच में आ रहे हैं तुराज। मेरा आप सबको बहुत बड़ा और सेहतमंद आदाब, और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। शुक्रिया। इख्तियार में उन बच्चों को बता दूं जिन्हें नहीं पता, और आप भी समझ ले, इख्तियार में दिल और निगाह मतलब काबू में न रहे, जो मेरे नियंत्रण में न रहे,
दिल और निगाह। और खासतौर से शेर आपकी नजर के। जी। हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद मैं हुआ हूं मगर एतबार। हाय 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 हाय, क्या बात है। एक मतलब और दो शेर। जी। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ। बहुत अच्छे। उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। भाई क्या बात है। एक मतलब और दो शेर। जी। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, वाह। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे गर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। क्या बात है। वाह वाह वाह। वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और आखिरी शेर। जी। यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। अरे वाह वाह वाह। दुराज, आप यहाँ आज आए भी, आप मुस्कुराए भी, और हम सबको मुस्कुराने का सबब भी दिया। यहाँ आने के लिए, सुनाने के लिए, और हमारे चेहरों पे तबस्सुम छोड़ जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। अब क्या देख रही हैं आप? एक मेहमान गए, 3 मेहमान बैठे हैं। हाँ। अब और क्या है, क्यों छुपाते क्यों हैं आप हर वक्त? देखो भाई, छुपाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हर चीज़ इस तरह से दिखाई तो नहीं जा सकती। भाई इंतज़ार में जो मज़ा होता है वो कितना, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आने वाला होता था, तुम्हें पता होता था कि तुम पास नहीं होगी, लेकिन इंतज़ार तो करती थी। बताइए ना प्लीज, मेरे इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी? कौन से हैं हमारे दूसरे मेहमान? दूसरे मेहमान मतलब? ये छुपे रुस्तम मेहमान जी। अरे तो इतनी बेताबी क्यों है? कविता सुनाने आ रहा, रिश्ता करने नहीं आ रहा है। भाई ये तो ऐसा इंतजार हुआ जैसे किसी लड़की को जब लड़का देखने आने वाला होता है तो वो दरवाजे के पास जो खिड़की बनी होती है उसका पर्दा हटा के बस राह की ओर निगाह तकती है, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। लो आ गया शैलेंद्र शैलू। भाई शैलेंद्र, नॉर्मली लोग जब आते हैं तो अपना चश्मा उतार के आते हैं, आपने यहाँ आके लगाया है, कोई खास बात? सर आप हैं उल्टा चश्मा से। अच्छा। और उल्टा चश्मा के आगे सिर्फ एक ही व्यक्ति टिक सकता है, सीधा चश्मा। बहुत अच्छे। आनंद और मस्ती के मूड में रहिएगा जी। फिल्मी स्टाइल में इस देश की जनता को संदेश मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। जी सुनाए। और ये मैं क्या है कि बीच बीच में गियर भी बदलूंगा। अच्छा। ये गियर है। फर्स्ट गियर। शेलू कहे हमारी बातें अधूरी सारी, मैं सबको जानता हूँ इनको तो है बीमारी। शेलू कहे हमारी बातें अधूरी सारी, मैं सबको जानता हूँ इनको तो है बीमारी। अनशन पे लेके आऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता
चिता चिंता ता। अरे कुर्सी का रोब है, लोकर में नोट है, भ्रष्ट मिजाज है, अक्ल से ठोटी है, सूरत मासूम है, नीयत में खोटी है, कुर्ता सफेद और ढीला लंगोटी है, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। और 2014 में कांटे की हो टक्कर, सांसद न कोई आए, बिगड़ा हुआ कैरेक्टर अनशन पे लेके आऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ये गियर ऐसे बदलता है जैसे इंजन फंस गया हो। ऐसा है कि मेरे इंजन में ऑयल अच्छी कंपनी का है। अगला गियर बदलता हूँ जी। अरे भ्रष्टों को अब कोई चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले, कभी नशेड़ों को अब कोई चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले, इनमें तो अब कोई दम नहीं, अब इनके भरोसे हम नहीं, भ्रष्टों को अब कोई चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले, अरे बातों के बदले वोटों से लो काम, वरना देश को कर देंगे बदनाम। क्या बात है? अरे संसद मुल्क की सबसे ऊंची शान, उसमें लुटेरे बैठ गए शैतान। क्या बात है? हो बेईमान तुम, नादानी हम, हैवान तुम, इंसानी हम, तुअर की दाल नरम नहीं, शक्कर के भाव भी कम नहीं, भ्रष्टों को अब कोई चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जब तुम कविताएं पढ़ रहे थे, मैं जानता हूं गोविंद व्यास जी के मन में उस वक्त क्या चल रहा था। गोविंद जी, ये जो सेगमेंट है, इसमें हम उस एक व्यक्ति को बुला के एक स्मृति चिन्ह, एक प्रतीक चिन्ह देना चाहते हैं, जिसका अंदाज, जिसकी विधा चाहे जो हो, लेकिन उसमें भरपूर संभावनाएं हो, क्योंकि शैलेंद्र शैलू में संभावनाएं है। अगर हम उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे तो आज वो जो लिख रहा है उससे कहीं बेहतर लिखेगा, उससे कहीं बेहतर बनेगा। तो हम शैलेंद्र शैलू को आज इस मंच पे एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, हमारे छुपे रुस्तम के रूप में। जोरदार स्वागत करें हम शैलेंद्र शैलू। वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। भाई क्या बात है, आज हम आपके घरों में मेहमान बनकर सिर्फ आए नहीं हैं हंसाने के लिए, लेकिन साथ में कुछ ऐसे मेहमान भी लेके आए हैं जो आपको दे रहे हैं सिर्फ हंसी ही नहीं, साथ में संदेश भी, उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। मेहमानों की बात चल रही है तो मेहमान नवाजी का मौका हमको भी दीजिए। आप भी कभी हमारे घर आइए। अरे आप घर की बात कर रही हैं, आप दिल में बुलाइए। जब आना ही है तो आदमी घर आके क्या करेगा, फिर हम आपको देते हैं मेहमान नवाजी का मौका। लेकिन इस वक्त हम मेहमान नवाजी करना चाहते हैं हमारे उन कवियों की जो यहाँ नहीं है लेकिन कहीं कहीं है। उनके भीतर एक कवि, हमारे देश का आम व्यक्ति जब कविता करता है तो क्या करता है, जरा देखते हैं। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिला तो रोने लगी, कंडक्टर बोला बैठ मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तुझे पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, तेरे प्यार में जीऊँगा, तेरे प्यार में मरूँगा, फिर भी तू ना मिली तो कोई गम नहीं, ये फार्मूला मैं किसी दूसरी पे ट्राई करूँगा। मच्छर ने जो काटा वो उसका जुनून था, चाकर भी नहीं मार पाया उसको क्योंकि उसकी रगों में मेरा ही खून था। तुम्हारी याद दिल से जाने नहीं देंगे, तुम्हारे जैसा दोस्त खोने भी नहीं देंगे, रोज शराफत से SMS क्या करो वरना एक कान के नीचे देंगे और रोने भी नहीं देंगे। किसी एक कवि ने बहुत खूबसूरत लफ्जों में कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार। क्या बात है। और हमारे बीच में एक ऐसे कवि उपस्थित हैं जिन्होंने कई वर्षों तक और कई वर्षों से अपनी काव्य यात्रा में
हजारों लाखों करोड़ों दर्शकों को सिर्फ कविता ही नहीं सुनाई, अपनी छाप छोड़ी। रास बिहारी गौड़ और संदीप शर्मा जिस ज़माने में बचपन में स्कूल जाया करते होंगे और कविता का कीड़ा उनमें पहली बार पनपा होगा, तब उन्होंने निश्चित तौर पे गोविंद व्यास जी की कविताएं सुनी होंगी। और आज गोविंद व्यास जी इस मंच पे उपस्थित हैं और हम लोग आज इस वाह क्या बात है कि मंच पे आपको सम्मानित करके हिंदी कविता का सम्मान करना चाहते हैं। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें गोविंद व्यास जी। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। हमारी एक परंपरा है कि जब भी हम किसी कवि को यहाँ सम्मानित करते हैं, उसके परिवार का, उसका कोई प्रियजन यहाँ उपस्थित होता है। गोविंद व्यास जी की पत्नी अस्वस्थ होने की वजह से नहीं आ पाई, तब इन्होंने कहा कि मेरा सहायक, मेरा निजी सहायक, मेरा पीए जो पिछले 17-18 वर्षों से मेरे साथ है, वो मेरे लिए मेरा परिवार ही है। हम गोविंद व्यास जी के सहायक श्री मीनलाल, जिसे गोविंद व्यास जी प्यार से रामू कहते हैं, उसे यहाँ बुलाएं। गोविंद जी एक बार इतने अस्वस्थ हुए थे कि उन्हें पक्षाघात हो गया था और पैरालिसिस हो गया था और उस वक्त अपनी सारी याददाश्त वो खो बैठे थे। तब रामू ही था जिन्होंने फिर से इन्हें क ख ग 1 2 3 की गिनती सुनाई और सिखाई और याददाश्त लौटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्या बात है। तो रामू, आप क्या कहना चाहते हैं अपने सर के बारे में? ये तो मेरे सब कुछ गुरु है, पिताजी है, सब कुछ मेरे है। जो भी शिक्षा है इन्होंने दिया मुझे, जो भी इस लायक बनाया है इन्होंने बनाया मुझे आज। क्या बात है रामू, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते शकील जमाली साहब के 2 शेर मुझे याद आते हैं जो कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन फिर उसको समझाया जा सकता है, और सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। तो हम दिल के खालीपन को भरने के लिए आएंगे, आपको कविताएं सुनाएंगे और आप हमारे साथ यही कहेंगे, वाह वाह क्या बात है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त अंजलि तारक मेहता और आप सबका स्वागत करती हूं आपके मनपसंद शो में, जिसको आप देखते हैं बार बार और कहते हैं हर बार, वाह वाह क्या बात है। आज हम सब मिलकर तहे दिल से स्वागत करते हैं मेरे आचार्य श्री का, श्रीमान शैलेश लोढ़ा का। क्या बात है, आज तो तुम मुझसे पहले पहुंच गई। जी सर, सॉरी जी गुरुजी, जी आचार्य श्री। क्या है ना, आपको गुरु माना है मैंने, तो मैंने सोचा आज मैं आपका स्वागत करने की पूरी तैयारियां कर लूं। आपने अपने गुरु के बारे में इतना सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको अपने गुरु होने का प्रमाण देना पड़ेगा। आपको मुझे एक अच्छी कवियत्री बनाना पड़ेगा। ओहो, देखो एक अच्छे गुरु का काम होता है अच्छी शिक्षा देना। हाँ। बाकी क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें तो कोई फर्स्ट क्लास आता है, कोई फेल भी होता है ना। नहीं गुरुजी, आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं। अरे नहीं, मैं विमुख नहीं हो रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ, कर रहा हूँ और करूंगा भी। और इस शो में मेरी पहली जिम्मेदारी ये है हमारे ऑडियंस को हंसाने की। यस एग्जैक्टली। आप तो खड़ी हो जाइए, ऑडियंस बस यूं ही हंसती रहेगी। क्या बढ़िया शिष्या मिली है मुझे। खैर, आइए हम ऑडियंस को हंसाने का काम करते हैं और हंसाने के लिए बुलाते हैं हमारे उन 3 साथियों को जो आज की इस महफिल में हंसाएंगे। और मैं जानता हूं जब आप उनकी कविताएं सुनेंगे तो बेसाख्ता आपके मुंह से निकल उठेगा, वाह वाह क्या बात है। पड़ोसी का गुस्सा देखकर शेर सिंह विनम्रता से बोले, सर थाने में बिल्कुल भी मत जाइए, थाने में बिल्कुल भी मत जाइए, समस्या को यही सुलझाइए। आप मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने आपकी पत्नी पर गोली चलाई। आप अपने गुस्से को पूरी तरह उतार दीजिए, यदि बदला ही लेना है तो मेरी पत्नी को गोली मार दीजिए। पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से। आजकल प्यार ये हो गया है जी। वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से।
इस बार सोच लेना, हम चुप नहीं रहेंगे, जो कुछ को हमको कहना वो जोर से कहेंगे। कुर्सी कार कोठी सब है तुम्हारे लिए, भारत की भोली जनता जिए तो कैसे जिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा, तुम संतरी हो इसके, ये संतरा तुम्हारा। तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवी बनेगा तू। चोर डाकू सेठ व डकैत यदि ना बना तो तुझे श्राप दे रहा हूँ, जा कवि बनेगा तू। तुझे श्राप दे रहा हूँ, जा कवि बनेगा तू। इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, पैसे से गरीबी की शरारत नहीं देखी जाती, और कातिल से जिंदगी की दुआ मांग रहा है क्यों? मंडी में सियासत की शराफत नहीं देखी जाती। क्या बात है, वाह वाह वाह। कातिल से जिंदगी की दुआ। बहुत अच्छी। आइए मिलकर एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है हमारे इन तीन साथियों के लिए जो आज यहाँ पे बैठे हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। क्या बात है महेंद्र शर्मा जी, 65 साल की उम्र में भी आपकी जवानी कायम है। आज भी वो शानदार आपने वेस्ट कोट पहन रखा है, गुलाबी रंग की शर्ट। आए हाय 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 हाय, क्या बात क्या है। कल्पना अनंत हो गई, दृष्टि दिग दिगंत हो गई। क्या बात है। आपने निहार जो लिया, जिंदगी बसंत हो गई। हाय हाय क्या बात है। महेंद्र शर्मा जी के पास है जो निश्चित तौर पे गुरु हैं, क्योंकि टीचर है, पढ़ाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। इसमें कहते हैं मुझे कोई शक नहीं कि नई पीढ़ी में अगर सबसे परिश्रमी कवि कोई है तो वो प्रवीण शुक्ल है। भाई क्या बात है, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रवीण शुक्ल। और ये तो उम्र से भी गुरु ही हैं जो बैठे हैं, अलबेले हैं, बहुत गुरु आदमी है। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। और बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। बिल्कुल ठीक कहा पदम अलबेला ने। और महेंद्र शर्मा हमारे उदाहरण है जो वस्त्रों से भी और विचारों से भी आज तक जवान है, तो हम चाहते हैं उनकी जवानी की झलक यहाँ कुछ देखने को मिले। हमारे बीच में है महेंद्र शर्मा, जोरदार तालियों के स्वागत करें। चार पंक्तियों से बात प्रारंभ करना चाहता हूँ जी। कोई कह रहा था लड़का कि तेरी जुदाई में नींद नहीं आती, चैन खोता है, दिल रोता है। अच्छा। लड़की बोली डॉक्टर से चेक करा ले, डेंगू बुखार में ऐसा ही होता है। जब वो गाने चलते थे, चुपके से दिल दे दे वरना शोर मच जाएगा, वो चुपके से आती थी, दिल दे जाती थी, शोर मचता ही नहीं था। और आजकल दिल हाथ में लिए फिर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, एक बार आजा आजा आजा। ये हो गया। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से। आजकल प्यार ये हो गया है जी। वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से, और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। क्या बात है, क्या तरीका है। पदम जी कह रहे थे बुढ़ापे का प्यार बड़ा डेंजरस होता है जी। भावना इनकी शब्द मेरे जी कि गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद। गैस सी बनने लगती है इस उम्र में। बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। फिर चार पंक्तियां अपने ऊपर हंस करता हुआ कहना चाहता हूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम गली में थे, गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। शादी हो जाती है प्यार के बाद जी। शादी के बाद प्यार रहता है या नहीं रहता कोई गारंटी नहीं है। हमारे एक मित्र चमन लाल, उनकी पत्नी को रहता है बस इसी बात का मलाल कि जब भी वो किसी कार्यक्रम या समारोह में जाते हैं तो पत्नी को साथ नहीं लेकर जाते हैं। अच्छा। इसकी पूछी वजह तो बोले दिमाग मत चाटो सुबह सुबह, अरे आप ही हमारी पत्नी को समझाइए, दिल्ली में कानून बना है 15 साल पुराने वाहन सड़कों पर मत लाइए। आदरणीय आपका तो गैरेज में ही खड़ा हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है
और मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, एक छोटी सी कविता में फिर बताना चाहता हूँ। जी। लोहा लेना। हम जो बच्चे हिंदी ज्यादा नहीं समझते उन्हें बता दें, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबला करना। मुकाबला करना। मरीज की नब्ज देखकर डॉक्टर बोला, आपकी नब्ज को बड़ी मुश्किल से मैंने टटोला, आपके शरीर में लौह तत्व की कमी है। मरीज बोला, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जमी है। अजीब डॉक्टर हो, रोग को पकड़ नहीं पाते हो, दर्द दिल में है और इंजेक्शन घुटने में लगाते हो। इस बात की पक्की गवाही दे रहा हूं। अरे शरीर में लोहे की कमी कैसे हो सकती है, हर रोज पत्नी से लोहा ले रहा हूं। बहुत अच्छे। मेरे 4 साले हैं। अच्छा। 3 तो अभी घर से निकाले हैं। अच्छा। चौथा टिका हुआ है। हाँ। पत्नी से कहा मैंने इसे निपटाओ, वो बोली यहीं रहेगा। दोनों में तर्क वितर्क हुआ। फूल और कांटे के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ जी जी कि जब भी मेरा साला घर आता है बड़ा मजा आता है। आटे का कनस्तर 2 दिन में टन बोल जाता है। अच्छा। ऊपर से पत्नी कहती है, आपकी शर्म करता है, 2 रोटी कम ही चढ़ता है। देखो ना, आपसे कितना शर्म आता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है। हम समझाते हैं, आप फूल, आपका भाई कांटा, बड़ा खूबसूरत है नाता, मगर कांटे का शरीर में ज्यादा देर तक गड़े रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसे साफ कीजिए। पत्नी बोली, माफ कीजिए, इसको घर में रखना हमारी मजबूरी है। अरे जानते नहीं, फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। भाई क्या फूल बात की रक्षा है। के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। भाई क्या बात है। वाह वाह वाह। नारी पे कुछ भी हम मजाक कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, आपके साथ भी सुशील सुंदर नारी खड़ी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका सम्मान करूं। जी 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 जी। कि एक तरफ नारी को हम पूजा के योग बताते हैं, दूसरी तरफ भ्रूण कन्या का गर्भ में ही दफनाते हैं। यदि संख्या कन्या शिशुओं की यूं ही घटती जाएगी, शादी जैसे बंधन की फिर याद मात्र रह जाएगी। फिर कैसे सपने आएंगे मधुर मिलन मधु सांसों के, कैसे कोई गीत लिखेगा प्यार भरे एहसासों के। दुनिया सारी सूनी होगी, सृष्टि चक्र रुक जाएगा, कृष्ण अकेले घूमेंगे, राधा से कौन मिलाएगा। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया महेंद्र भाई, बहुत सही कहा आपने। इन दिनों स्थिति ऐसी हो गई है, मोहब्बत की भी, जमाने की भी, लेकिन आपने जो उस पर व्यंग किया और आपने जो अपनी हंसी की बातों से हम सबको हंसाया, उसके लिए हम आपके बेहद आभारी हैं कि आप यहाँ तक आए। महेंद्र शर्मा जी, अपनी कविताएं सुनाइए। एक शायर का शेर याद आ जाता है, वो कहते हैं कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। वाह वाह, क्या बात है। एक ऐसे ही मोती हमारे बीच में है जो अनमोल है, जिनका नाम पदम अलबेला है, जो कहते हैं कि बुढ़ापे का जो इश्क बड़ा डेंजरस होता है। और क्या क्या होता है ये अलबेला जी से सुन ले तो कुछ बात हो। पदम अलबेला जी, आइए जरा। नेहा और शैलेश जी खूब निभाते साथ, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात। बहुत अच्छा लग रहा है शैलेश जी। जी। और आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि एक दोहा और पढ़ना चाहता हूँ। जी जी, पढ़ें। अभी तो मेरी उम्र के, अभी तो मेरी उम्र के बहुत वर्ष हैं शेष, उनमें से कुछ आपको लग जाएं शैलेश। क्या बात है। एक बात आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कोई न कोई वर्ष विशेष वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अच्छा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष। तो कुछ चमचे बड़ा विरोध करने लगे कि अगर ऐसा हो तो अंतर्राष्ट्रीय चमचा वर्ष भी मनाया जाना चाहिए। तो जब अंतर्राष्ट्रीय चमचा वर्ष मनाए जाने लगा तो प्रवीण जी, मेरा ये गीत बहुत हिट होगा। अच्छा, क्या बात है। नाम हमारा है चमचा, नाम हमारा है चमचागिरी करना यारो, काम हमारा है। वाह। अब जरा सुनिएगा। कोई है घर का चमचा, कोई दफ्तर का चमचा, कोई मंत्री का है तो कोई अफसर का चमचा, कोई चमचा साली का,
कोई है घर वाली का। प्रवीण जी तुमसे नहीं कह रहा मैं। सब चमचे हैं, सब चमचे हैं, किंतु नाम बदनाम हमारा है। और ये क्या कर सकते हैं शैलेश जी? जी कहो तो भीड़ जमा दें, कहो हुल्लड़ मचवा दें, इलेक्शन में लीडर की जमानत जब्त करा दें, फिर दें ऐसा हत्ता चले इनसे ही सत्ता, आपको जाना दिल्ली भेज दे ये कोलकाता, कभी न होगा, कभी न होगा चक्र सुदर्शन, जाम हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चमचा नाम हमारा है, चमचा नाम। क्वालिटीज ऑफ चमचा, क्वालिटीज ऑफ चमचा। कोई है फिल्मी चमचा, कोई है इल्मी चमचा, क्या बात। शीघ्र कवि बन जाता है कवि का जुल्मी चमचा, कहीं चमचा है शहरी, कहीं चमचा दिल लहरी, कहीं पर पाया जाता बड़ा ही चमचा जहरी, घोर विरोधी, घोर विरोधी तत्वों से संग्राम हमारा है। बहुत बढ़िया। चमचा नाम हमारा है, चमचा नाम। अंतिम है जी। कोई है मेहनत वाला कि जिसने काम निकाला, उसी से कहते हैं सब अजी चमचा है साला। चमचा कहाँ नहीं है, जगह जो जहाँ नहीं है, आप कह सकते हैं क्या कि चमचा यहाँ नहीं है? क्या बात है। यहाँ उपस्थित, यहाँ उपस्थित चमचों को प्रणाम हमारा है। तो हमारी एक बड़ी प्रिय कविता है, वो सुना दीजिए। तुम तो ठहरे नेताजी, जरा उसके 2 बंद सुना दीजिए। तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओगे? तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओगे? अरे तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओगे? रात वाली, रात वाली, रात वाली फ्लाइट से और दिल्ली भाग जाओगे, रात वाली फ्लाइट से दिल्ली भाग जाओगे। शर्म के समंदर में डूबने से डरते हो। क्या बात है। शर्म के समंदर में डूबने से डरते हो। चुल्लू भर, हाय हाय, तो चुल्लू भर, तो चुल्लू भर पानी में भी डूब नहीं पाओगे, चुल्लू भर पानी में डूब नहीं पाओगे। तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओ। और एक वास्तविकता शैलेश जी, अब तो घोटालों का स्कोर काफी है, स्कोर काफी है। अब तो घोटालों का स्कोर काफी है। और क्या, अरे और क्या, अरे और क्या घोटालों की सेंचुरी बनाओगे? और क्या घोटालों की सेंचुरी बनाओगे? तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओगे? और साहब इनकी भाषण की शैली देखिए कि बहनों और भाइयों, मैं ठीक ठीक कह रहा हूँ, मेरी सच मानिए, पिछली सरकार ने आपका बहुत खून चूसा है, इस बार एक मौका हमको भी दीजिए। कि अपने भाषणों में भी क्या कमाल करते हो, अपने भाषणों में भी क्या कमाल करते हो। रैलियों की, अरे रैलियों की, अरे रैलियों की थैलियों से और कितना कमाओगे? और साहब
शैलेश जी क्या कहना चाह रहा हूँ जी कि अब तो सीबीआई के हाथ बड़े लंबे हैं, अब तो सीबीआई के हाथ बड़े लंबे हैं। जेल चले, अरे जेल चले, जेल चले जाओगे तो बहुत याद आओगे, जेल चले जाओगे तो बहुत याद आओगे। और अंतिम सुन लीजिएगा बहुत अच्छे कि अब के वोट मांगने जो मेरे गांव आओगे, अब के वोट मांगने जो मेरे गांव आओगे, इस बार सोच लेना हम चुप नहीं रहेंगे, इस बार सोच लेना हम चुप नहीं रहेंगे, जो कुछ को हमको कहना वो जोर से कहेंगे, कुर्सी कार कोठी सब है तुम्हारे लिए, भारत की भोली जनता जिए तो कैसे जिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा, हमारा सा तो लगता ही नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा, तुम संतरी हो इसके ये संतरा तुम्हारा। सर वाह वाह क्या बात है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा, तुम संतरी हो इसके ये संतरा तुम्हारा, छोड़ो जी अब तो छोड़ो इतना नहीं निचोड़ो, बहुत क्या बात है। छोड़ो जी अब तो छोड़ो इतना नहीं निचोड़ो, हो राष्ट्रभाषा हिंदी तुम कहते डोलते हो, बच्चों के साथ घर में अंग्रेजी बोलते हो, बच्चों के साथ घर में अंग्रेजी बोलते हो, मौसम है घोटालों का परिवेश घोटालों का, सब आप जानते हैं ये देश घोटालों का, ये द्वेष जातियों का अक्सर बढ़ाया तुमने, ये द्वेष जातियों का अक्सर बढ़ाया तुमने, और हिंदू और मुसलमान को अक्सर लड़ाया तुमने, हिंदू और मुसलमान को अक्सर लड़ाया तुमने। अब के जो वोट मांगने मेरे गांव आओगे, इस बार हार जाओगे तो झुंझुना बजाओ, झुंझुना बजाओगे, हार जाओगे तो झुंझुना बजाओगे। और शैलेश जी इनके हाथ में आके अगर झुंझुना टूट भी गया, टूट गया झुंझुना भी तो फिर भैंसिया चराओगे, तुम तो ठहरे नेताजी देश क्या बचाओगे, तुम तो ठहरे नेताजी देश क्या बचाओगे। रात वाली फ्लाइट से दिल्ली भाग जाओगे, इस कविता के बाद न ज्यादा कुछ कहने को है न ज्यादा कुछ सुनने को है, काल कर दिया। प्रणव अलवेला जी आपने कविता सुनाई, आप बड़े प्रवीण है अपने काम में, और हमारे पास भी एक प्रवीण है जो अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है अपने छंदों से, वो आपको हंसाने के लिए तैयार है। क्या आप ताली बजाने के लिए तैयार है? प्रवीण शुक्ल। एक गुरु और शिष्य के क्या संवाद हो सकते हैं इस देश में। जी गुरुजी ने शिष्य से ये पूछ लिया कि बेटा ये बता कि एमपी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए आजकल के बच्चे ने क्या जवाब दिया। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे संसद का सदस्य बनने के लिए या विधायक बनने के लिए। जी कि एमपी गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा भट्टा। कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा, कभी मूछों को मरोड़े कभी दोनों हाथ जोड़े, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा, वायदों का लगवा दे पूरा पूरा चट्टा, बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है, पूरा पूरा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, पूरा पूरा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा। गुरुजी ने कहा कि ये और बता मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चे ने क्या कहा कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा,
दुपट्टा सामले से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाढ़ी थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा झूठा जो वकील होवे उड़ने में चील होवे गिद्ध की तरह छीन मार के झपट्टा लड़ने में लट होवे बुद्धि से अनट होवे 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा। गुरुजी को लगा बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, समथिंग डिफरेंट है, तो गुरुजी ने जो कहा उस बच्चे से जी उसको मैंने छंद में लिखा है क्या कहा भैया? कि उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तो आग को उगल कर रात दिन जल कर रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवी बनेगा तू चोर डाकू सेठ वे डकैत यदि ना बना तो तुझे श्राप दे रहा हूँ जा कवि बनेगा तू तुझे श्राप दे रहा हूँ जा कवि बनेगा तू तुझे श्राप दे रहा हूँ। तो गुरुजी का श्राप का मारा हुआ वो बच्चा मैं ही हूँ और मैंने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जी। एक ऐसी कविता लिखी उसमें पहली पंक्ति जहाँ समाप्त होती है दूसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होगी, दूसरी पंक्ति जहाँ समाप्त होती है तीसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होगी। इसको हिंदी छंदों की भाषा में सिंहावलोकन छंद कहा जाता है। शेर जब पीछे मुड़ के देखता है तो सिंह का जब अवलोकन अपने शरीर की तरह होता है, ये भाषा में भी होता है कि पंक्ति है, पंक्ति का जो आखिरी शब्द है फिर से वो पहला शब्द बन जाता है, तो वो सिंहावलोकन छंद की कविता है जी, जो आप सुनाए। कि गद्दी के कारण देश हुआ रद्दी हुआ है पूरा ही ढांचा, ढांचे में बगुलों ने मछली को फांसे हैं मुंह सब दीन दुखी जन के पसीने से ढेर लगे धन से खनकती है लीडरों की गगरी से बनती है सोने की नगरी में खन के है पैसे से रचते हैं खेल चाहे जैसे कि रचते हैं चौपट राजा का फिर भी बजता न बाजा है डंडा निर्धन जन पर कोई दोष नहीं इनके सिर पर रखते हैं गांधी की टोपी ने हिंसा की आरजू ना सौंपी ना कोई भी आदत भद्दे करम से क्यों मिल रही गद्दी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात है। एक शुद्ध संबोधनों की कविता सुनिएगा स्वागत, जिसका शीर्षक है भूतपूर्व प्रेमी वर्तमान पति शादी के बाद में पति की दुर्गति हुई तो उसने कैसे कैसे संबोधन दिए अपनी श्रीमती जी को जी। तू टूटा हुआ ट्रैक्टर थी मैं तुझको कार समझ बैठा, जिसने बेड़ा ही गर्क किया उसको उद्धार समझ बैठा, मैं समझ रहा था तू तो निर्मल निर्झर पावन गंगा है, पर जिसने मेरे घर को फूंका तू तो वही पतंगा है। कर्कश कपटी कहकर मुझ पर आरोप लगाती रहती है, खाली ठलुआ पाजी नालायक मुझे बताती रहती है, मेरी अच्छी खासी किस्मत को तूने आकर फोड़ दिया, मैं छड़ा कुआरा अच्छा था तूने आकुनबा जोड़ दिया। क्या बात है। चुन्नू मुन्नू रीटू पीटू टीटू का मुझे प्रसाद दिया, बच्चों की इस फुलवारी को तुमने पूरा ही खाद दिया, बच्चे जब से देखे मुझको दिन में तारे दिख गए, हम दूध पिलाना गोद खिलाना नाक पहुंचना सीख गए। फीस जमा करने वाली लाइन में अक्सर लगता हूँ, मैं जगता जगता सोता हूँ, मैं सोता सोता जगता हूँ, मेरी पतलून शर्ट का तूने आकर कुर्ता बना दिया, जो हलवा पूरी खाता था उसका ही भुर्ता बना दिया, मकड़ी की तरह से मुझ पर तू जाल पूरती रहती है, जैसे कच्चा खा जाएगी तू मुझे घूरती रहती है। तेरी माँ कहती थी तू तो मेरे चरणों की दासी है, पर मुझको लगता है तू तो मेरे प्राणों की प्यासी है। बहुत बढ़िया। भाई इतने संबोधन आपने दिए अपनी कविताओं में कि आपके लिए मेरे पास कोई संबोधन नहीं बचे, लेकिन आपका नाम ही काफ़ी है। आप प्रवीण हैं, आप निष्णात हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप कमाल हैं, आप अद्भुत हैं, आप अनुपम हैं, आप अद्वितीय हैं, आप अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, आप कवि ही कमाल के हैं। भाई क्या बात है प्रवीण, बहुत बढ़िया। स्वागत है एक बार फिर से आपका उसी शो में जिसके लिए आप सिर्फ इंतजार ही नहीं करते, उसके साथ बने रहते हैं, उसके साथ हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न जागा। आपके मन में प्रश्न न जागे ऐसा क्षण होता ही नहीं। गुरुजी आप ये बताइए, क्या आपने अपने गुरु की कभी क्लास ली है, यानी अपने गुरु के साथ कोई मस्ती या कोई सबक सिखाया है उनको? मतलब आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको ऐसा कोई गुरु सिखाऊं कि आप मुझे सबक सिखाएं? नहीं,
मतलब बताइए ना प्लीज। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त ने बड़ा कमाल किया था। उसने एक बार स्कूल में जब क्लास चल रही थी तो उनके गुरुजी ने कहा कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा मैं उसे अभी घर जाने की इजाजत दूंगा। ये सुनते ही मेरे दोस्त ने अपना बस्ता खिड़की से बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने पूछा किसने फेंका? वो दौड़ के लाया, सर मैंने फेंका, मैंने सवाल का जवाब दिया, घर भेजो अब। बड़े कमाल के आपके दोस्त। अरे मेरे दोस्त तो कमाल के हैं, ऐसे ऐसे गुर आते हैं मेरे दोस्तों को जिसकी एक हमारे दोस्त और हैं, उनका एक गुर बड़ा कमाल का है, जब देखो भिड़ते रहते हैं। भिड़ते रहते हैं? जी, बच्चों तक से भिड़ जाते हैं। Should I guess or you're telling me? आप कोशिश कीजिए, कौन हो सकते हैं वो? भिड़ते रहते हैं, भिड़ जाते हैं, और खास तौर पे बच्चों से भिड़ते हैं। खास तौर पे बच्चों से भिड़ते हैं। उन्हें ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। उन्हें ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। कभी कभी अचार की डिलीवरी भी करते हैं। गुरुजी आंसर यहाँ तक है, बस हेल्प कर दीजिए, बाहर आ जाए। हाँ, यही तो गुरु होता है, सब हिंट दे देता है और उसके बाद उत्तर स्वयं बताता है। तो मैं बताता हूँ, आ रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के भिड़े यानी कि मंदार चंद्रावकर। क्या बात है। तो भाई भिड़े साहब, आपने नृत्य तो बहुत अच्छा किया, क्या बढ़िया ढोल पे आप नाचे, लेकिन सुनाने क्या वाले? बड़ी मुश्किल से, मतलब मैंने 2 रात जाग के किताबें मतलब नोटबुक मेरी मतलब भरी हुई थी। मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से एक कविता लिखी है। अच्छा, बस मैं वही सुनाने जा रहा हूँ। क्या बात है भाई, तालियां, मैं कविता सुना रहा हूं। हमारे पड़ोसी शेर सिंह। अच्छा। वाह। हमारे पड़ोसी शेर सिंह निशानेबाज अचूक कंधे पर हमेशा टांगे रहते थे अपनी दुनाली बंदूक। एक दिन नाल साफ करते करते, बंदूक की नाल जो होती है, जी। एक दिन नाल साफ करते करते अचानक बंदूक से गोली चल गई और चली हुई गोली पड़ोसी की पत्नी के बिल्कुल पास से निकल गई। पड़ोसी चिल्लाया, भाई पड़ोसी चिल्लाया, शेर सिंह के बच्चे, तूने मेरी पत्नी पर निशाना लगाया, तुझे अभी बताता हूं और तेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाता हूं। बिल्कुल सही है, कोई भी ऐसा ही करेगा। पड़ोसी का गुस्सा देखकर शेर सिंह विनम्रता से बोले, सर थाने में बिल्कुल भी मत जाइए, थाने में बिल्कुल भी मत जाइए, समस्या को यही सुलझाइए। आप मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने आपकी पत्नी पर गोली चलाई। अच्छा। आप अपना गुस्से को पूरी तरह उतार दीजिए। यदि बदला ही लेना है तो मेरी पत्नी को गोली मार दीजिए। तो वैसे बाय द वे किसकी कविता है ये? अभी आप कवि से पूछ रहे कविता किसकी है? आप कमाल है आप भी। मैं कवि से पूछ चुका हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि किसकी कविता है। यही मेरी समझ लीजिए, अभी क्या हम मेरी समझ लीजिए। शिक्षक बन के पर्ची काटना अच्छी मेरी बात नहीं आपने है। प्रवीण शुक्ल का नाम सुना है? हाँ, वो कविता पढ़ने के बाद नीचे नहीं, मतलब वो प्रवीण शुक्ला जी की ही कविता है। हाँ, प्रवीण शुक्ल, आप शायद जानते नहीं हो प्रवीण शुक्ल। ये जो 3 लोग बैठे हैं, हाँ जी, उनमें जो सबसे बीच में जो वो बैठे हुए हैं, ये अच्छा ये है। ये ओ हो बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। आज तो आपने हमारी लाज रख ली, वरना मैं सोच रहा था कि मैं आज आके इन्होंने तो आपकी लाज रख ली, आपने इनकी उतार दी। नहीं भाई, इनकी कविता आपने पढ़ी और इनकी एक पुस्तक है, उसमें पेज नंबर 78 पे ये कविता है। बिल्कुल, क्या मेमोरी है, वाह वाह। ये तो मैं पढ़ चुका था, इसलिए आपने वो किताब खरीदी थी? बिल्कुल, मतलब मैंने मांग के ली थी, खरीदी तो नहीं थी, लेकिन मैं खरीद लूंगा, जरूर खरीद लूंगा। और इनकी कविता है, हमारी कविता एक ही बात है, हम लोग एक ही तो है ना? ये पहला हमने ऐसा टीचर देखा जो कविता की किताब खरीद के समझता है कि उसने कवि को खरीद लिया है। वो तो मजाक की बात है, मतलब मेरी बात हो गई थी इनसे पहले ही। इनसे पहले हो गई थी। रवीन जी, आपने इजाजत दे दी थी ना? इजाजत है, क्योंकि भिड़े जी से भिड़ने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता है, वरना मेरा भी हाल वही होता जो तारक मेहता में बच्चों का हो रहा। थैंक यू प्रवीण जी। भाई बंदार, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ आए और आपने कविता सुनाई। और मुझे शायद ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप जिस तरह तारक मेहता में लोगों को मुतासिर करते हैं, आपने एक कविता पढ़ के भी आज लोगों को तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया, जो इस वक्त हम यहाँ स्टूडियो में भी बजा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुरुजी जी, कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई शिष्या अपने गुरु से आगे निकल जाती होगी? लेकिन आपके केस में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य जो है वो अपने गुरु की उम्मीद से कहीं ज्यादा होनहार निकल जाता है।
और ऐसे ही शिष्यों को हम कहते हैं छुपा रुस्तम। वाह वाह, क्या बात है कि मंच पे हम एक ऐसे सेगमेंट को लेकर आए हैं जो बेहद लोकप्रिय है, कविता के छुपे रुस्तम। और इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे प्रतिभाशाली कवि को बुला रहे हैं जो आगरा से हमारे बीच में आते हैं और जिनका नाम है शशांक प्रभाकर। प्लीज वेलकम। चार पंक्तियां एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा मन करता है आप लोगों के बीच रखूं कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का मान रहता है। किसी के घर में गीता है, कहीं कुरान रहता है, किसी का कोई मजहब हो, सभी से प्यार है हमको, हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। चार पंक्तियां आपकी नजर करता हूं जी कि इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती। ये यात्रा करके आए हम लोग, क्या कहने। इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, पैसे से गरीबी की शरारत नहीं देखी जाती, और कातिल से जिंदगी की दुआ मांग रहा है क्यों, मंडी में सियासत की शराफत नहीं देखी जाती। क्या बात है, वाह वाह वाह, कातिल से जिंदगी की दुआ। बहुत अच्छे। क्या राजनीति कहाँ चल के आई, धर्म कहाँ चल के आया, कहाँ हिंदुस्तान को कहाँ होना चाहिए था, कहाँ पर खड़ा है कि चिराग अब तो अंधेरों की जुबां बोलते हैं, लोग चांदी की तराजू में धर्म तोलते हैं। वाह, अजब वक्त का करिश्मा है, बहरे सुनते हैं और गूंगे यहाँ बोलते हैं। क्या बात है, वाह वाह। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे प्रदीप चौबे जी की दो पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि राह अंधा दिखा रहा है मुझे, स्वाद गूंगा बता रहा है मुझे, खुद को तबला एक समझने लगा हूं, एक अनाड़ी बजा रहा है मुझे। हालत यही है। चार पंक्तियां नजर करता हूं। कवियों और साहित्यकारों का क्या फर्ज था इस देश में, क्या किस तरह का आसमान, किस तरह का फलक उनको चाहिए कि हम परिंदों के लिए सारा ये जहान भी है। क्या बात है। हम परिंदों के लिए सारा ये जहान भी है, हमारे दिल में हिंदू भी मुसलमान भी है, हम तो कोशिश ही नहीं करते हैं उड़ने की, मगर हमारी जद में तो ये पूरा आसमान भी है। वाह 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 वाह, क्या बात है शशांक। जब आप सुना रहे थे मुझे एक अपनी पुरानी पुस्तक एक बात तेरी एक बात मेरी की दो पंक्तियां अचानक याद हो आई। एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा खाता हुआ मैं और बाहर पारदर्शी कांच के भीतर से झांकते हुए दो भूखे बच्चे जिनकी आंखों में सिर्फ एक रोटी की आशा है। क्या ये जिंदगी की परिभाषा है? और आज हमें बड़ी खुशी है कि वाह क्या बात है कि मंच से हम एक ऐसे कवि को सारी दुनिया को सौंपने जा रहे हैं जो कल प्रभाकर बन के चमकेगा। शशांक प्रभाकर को हम एक स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। हमारी ओर से जोरदार तालियों से हम स्वागत करें शशांक प्रभाकर। बात है। गुरुजी जी, आपके आदेश के अनुसार मैंने सारे कविजनों की कविताएं ध्यान पूर्वक सुनी है। क्या बात है। जी, एक्चुअली मैंने कुछ इनसे सीख भी लिया है। क्या कविता लिखना? जी। अच्छा, तो सुनाइए कुछ। कविता कहना इतना आसान काम नहीं है। ये तो सभी को पता है, आप कविता सुनाइए। नहीं, ये कविता का ही भाग रूप है। कविता बनाना इतना आसान काम नहीं है, इस काम में एक पल भी जनाब आराम नहीं है। दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है, लेकिन क्या करूं मेरे पास बादाम नहीं है। जी जी जी, आपने कविता तो बहुत बढ़िया सुनाई, बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपके केस में बादाम भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, क्योंकि कुछ कविता ऐसी होती है जो ऐसे ही बनती है। आप जिस तरह की कविता लिखती हैं उस तरह की कविता हमारे जो आम इंसान है वो बड़े बढ़िया ढंग से लिखते हैं। जरा सुनते हैं उनसे, वो क्या कहते हैं। ए नमक खराब मोबाइल, अब मैं समझा तेरी कानाफूसी, माल मेरा खाता है और करता है मेरी बीबी के लिए जासूसी। मेरा फोन आया, मुंह पे आई स्माइल, फोन उठाकर मैंने पूछा क्या खत्म हो गई वो फाइल। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती नाम है सदा मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती नाम है सदा साथ निभाने का। कपड़े हैं सिलवाना तो ढूंढ लो दर्जी, कपड़े हैं सिलवाना तो ढूंढ लो दर्जी, अगर ऐसे ही घूमना हो तो आपकी मर्जी। माना कि हर समंदर गहरा नहीं होता, हर हीरा चमकदार नहीं होता, जरा संभल के प्यार करना दोस्तों, हर हसीन चेहरा वफादार नहीं होता। मेरे दोस्त, मोहब्बत की राहों में सिर्फ दर्द मिलेगा,
क्यों नहीं खोल देता एक दवाखाना, धंधा अच्छा चलेगा। भाई क्या बात है, ये जो हमारे आम इंसान कविताएं करते हैं बिल्कुल वैसी होती है जैसी आप कहते हैं कि मेरे पास बादाम नहीं है। भाई वाह, और ऐसी कविताओं का कोई अंजाम नहीं है, लेकिन कोशिश करना बड़ा आवश्यक है। बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हुए कवि बनते हैं। मैंने एक ऐसे ही रॉ युवक को कई वर्षों से कोशिश करते देखा। कोशिश करते करते वो कविता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम हो गया। हास्य में छंद कहना बहुत आसान नहीं होता, बहुत कम कवि ऐसा कर पाए। लेकिन एक युवक, एक कवि जिसको मैंने पिछले कई वर्षों में परिश्रम करते करते महारत हासिल करते देखा है, वो आज हमारे बीच में है, प्रवीण शुक्ल। तो हमारा भी कर्तव्य है कि वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम उन्हें सम्मानित करें। हम मिलके उन्हें प्रदान करना चाहते हैं एक स्मृति चिन्ह और देना चाहते हैं शुभकामनाएं। प्रवीण शुक्ल। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। जैसा कि परंपरा है कि जिसका हम सम्मान करते हैं उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, और हमें बड़ी खुशी है कि संजना भाभी आज यहाँ उपस्थित हैं, और साथ में प्रवीण के जीजा आदेश शर्मा भी, हम चाहते हैं दोनों यहाँ पे आए। स्वागत है संजना आपका और आदेश जी आपका भी। क्या बात है, नमस्ते। कैसी हैं? बहुत अच्छे। इतने कवि सम्मेलन में जाते हैं प्रवीण, जब कवि सम्मेलन में जाते हैं कैसा क्या महसूस होता है आपको? जब कवि सम्मेलन में जाते हैं तो दिखाते हैं मुझे अंगूठा, मैं भी कहती हूँ जाओ जाओ, तो मुझसे 2-4 दिन के लिए मेरा पीछा छूटा। 2-4 दिन के लिए पीछा छोड़ के जाओ। मैं बहुत अच्छे। घर में भी क्या आपको कविताएं सुननी पड़ती हैं इनसे? दुनिया भर में जो भी कुछ सुना के आते हैं वो सबको सुनाते हैं, लेकिन घर में आके तो मेरी सुननी पड़ती है। हमारे साथ आपके जीजा जी भी। आदेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? परवीन जी के अंदर बहुत ही बेहतर क्वालिटीज़ हैं, और उन सारी क्वालिटीज़ में एक बहुत खास बात यह है, वो है इनकी पॉजिटिव नेचर। क्या बात है। और उसी पॉजिटिव नेचर को ध्यान में रखते हुए मैंने इनके लिए 4 पंक्ति लिखी हैं। अरे वाह, सुनाइए। बी पॉजिटिव, इनकी नेचर भी पॉजिटिव, आए जो इनके पास, मिल जाए जो इनका साथ, हो जाए वो भी पॉजिटिव, हो जाए वो भी पॉजिटिव। क्या बात है। और मेरी शिष्या कुछ कहना चाहती है? हाँ, मैं कब से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, आचार्य श्री जी, आप इतना ज्ञान देते हैं मुझे, सौभाग्य है हमारा। आप गुरुदक्षिणा में क्या लेना चाहेंगे? गुरुदक्षिणा में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक शेर जो सिर्फ आपसे नहीं सारी दुनिया से कहूंगा कि जिंदगी में हंसी बड़ी जरूरी है। तो सिर्फ किसी शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि उदासी के चेहरे पढ़ा मत करो और गजल आंसुओं से लिखा मत करो, हंसते रहो और कहते रहो वाह क्या बात है।